यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएस के एक सेक्रेटरी थे, स्टेट सेक्रेटरी कॉल्ड हेनरी किसिंजर। उन्होंने कहा था दैट टू बी एन एनिमी विथ यूएस इज डेंजरस बट टू बी अ फ्रेंड इज फेटल। उन्होंने ऐसा क्यों कहा था, आज हम देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश। आपके लिए आज मैं लेके आया हूँ प्लाजा एकॉर्ड। प्लाजा एकॉर्ड के बारे में हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे कि क्या हुआ था उस टाइम, और यूएस ने अपने जो फ्रेंड्स थे, उनके जो ट्रस्टेड एलाइज थे, उनके साथ क्या किया था और उनकी इकोनॉमी को कैसे क्रैश किया था और रिसेशन में डाल दिया था इन द सेंस, वो आज हम देखेंगे। ये बात है 1980s की। 1980s में यूएस में आया था रिसेशन, और रिसेशन की वजह से यूएस की इकोनॉमी थोड़ी डाउन जा रही थी एंड डॉलर इंडेक्स बढ़ने लग गया था। डॉलर इंडेक्स बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि 1985 में डॉलर इंडेक्स 50% बढ़ गया, जिससे यूएस में महंगाई बढ़ गई। यूएस में जो लोकल प्रोडक्शन था उसके कॉस्ट बढ़ गए। जो चीज़ें वहाँ पे कुछ डॉलर्स में मिलती थी अब ज़्यादा महंगी मिलने लग गई। तो उसकी वजह से यूएस में महंगाई काफ़ी बढ़ गई थी डॉलर इंडेक्स बढ़ने की वजह से, बिकॉज डॉलर की वैल्यू बढ़ गई थी। अब जो दूसरे पार्ट ऑफ वर्ल्ड है, जापान में, जापान अपनी इकोनॉमी बूस्ट कर रहा था बिकॉज 1970 से वहाँ पे कुछ रिवॉल्यूशंस आए थे। जापान यू नो दैट टेक्नोलॉजी के लिए कितना आगे है। तो वहाँ पे जो टोयोटा है, सोनी है, एंड जो दूसरी कंपनीज है कॉल फॉक्स वैगन, मित्सुबा, सॉरी फॉक्स वैगन इज फ्रॉम जर्मनी, जर्मनी भी इसमें इन्वॉल्व है। तो जर्मनी का भी थोड़ा हम ऐड कर सकते हैं इसमें। जापान काफ़ी ग्रो हो रहा था, जर्मनी भी, वेस्ट जर्मनी अगर प्रिसाइसली बोलूँ तो वेस्ट जर्मनी, तो ये सब काफ़ी ग्रो हो रहे थे। तो यूएस एक साइड रिसेशन में जा रहा था, यहाँ पे ये लोग ग्रो कर रहे थे। जापान तो इतना बढ़िया ग्रो कर रहा था कि एनुअली वो 10% जीडीपी पे ग्रो करने लगा था कुछ टाइम के लिए, तो इतनी वहाँ पे बूस्ट कर रही थी। तो जैसे ही यूएस रिसेशन में आया, येन की वैल्यू बढ़ती गई, तो उससे येन की वैल्यू बढ़ी, डॉलर इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा बढ़ी, और जापान के जो टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स की डिमांड बढ़ती गई। तो और उसकी जो कार की डिमांड है, जो टोयोटा कार है, और जो जापान के जो प्रोडक्शन है, उसकी वैल्यूज काफ़ी बढ़ गई थी मार्केट में, बट उसकी कॉस्ट उतनी नहीं बढ़ी थी एज कंपेयर टू डॉलर। तो वहाँ पे लोगों ने यूएस में इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया था। वहाँ पे 1982 में जो वहाँ के लोकल प्रोडक्शन से लाइक कैटरपिलर, उन्होंने वॉर्न भी किया था यूएस को कि ये डॉलर बढ़ते जा रहा है, आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है और हमारे यहाँ पे इश्यूज आ सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने उनकी उस टाइम सुनी नहीं थी, बिकॉज लोगों के पास पैसे आ रहे थे। जैसे शेयर मार्केट से, स्टॉक मार्केट में डॉलर का वैल्यू बढ़ा तो उनको भी पैसे काफ़ी मिले, तो गवर्नमेंट ने वो उस पार्ट को इग्नोर किया। लेकिन 1985 तक सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, तो उसमें लोगों के पास पैसे तो बढ़े, बट महंगाई इतनी बढ़ गई तो लोगों ने लोकल प्रोडक्शन से लेना बंद कर दिया। अब जापान में इतनी नहीं बढ़ी थी तो जापान का इंपोर्ट बढ़ गया। अब जापान के इंपोर्ट बढ़ गए तो जापान के गुड्स अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा आने लग गए, और उसकी वजह से क्या हुआ कि उसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट हो गया। अब ट्रेड डेफिसिट आउट ऑफ कंट्रोल चले गया। $46 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट हो गया यूएस और जापान के बीच में, बिकॉज लोगों ने जापान की चीज़ें खरीदनी स्टार्ट कर दी, बिकॉज वो टेक्नोलॉजी वाइज भी अच्छी थी, प्लस कॉस्ट इफेक्टिव भी थी। सेम चीज जर्मनी के, वेस्ट जर्मनी के साथ हो रही थी। वेस्ट जर्मनी की भी जो व्हीकल्स थे और जो उनकी टेक्नोलॉजी थी वो यूएस में ज्यादा बिक रही थी एज कंपेयर टू लोकल प्रोडक्शन। तो यूएस उससे आ गया चिंता में। अब यूएस का टेंशन बढ़ गया कि ये तो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है और हमारी इकोनॉमी डाउन जा रही है और हमारे एलाइज की इकोनॉमी बढ़ रही है। यूएस का क्वाइट ओबियस जो उनका एक माइंडसेट है कि हमसे आगे कोई नहीं जाना चाहिए, वो आगे आ जाता है। तो यूएस ने क्या किया, यूएस ने एक एकॉर्ड साइन किया। तब टाइम पे होते थे G5 नेशंस होते थे तब के टाइम। G5 नेशंस में कौन थे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जापान, वेस्ट जर्मनी, यूके दैट इज यूनाइटेड किंगडम, एंड फ्रांस। तो वहां पे पांचों ने मिलकर एक एकॉर्ड साइन किया कॉल्ड प्लाजा एकॉर्ड 1985 में। प्लाजा एकॉर्ड नाम क्यों पड़ा, क्योंकि वो होटल प्लाजा में साइन हुआ था, तो होटल प्लाजा के नाम से प्लाजा एकॉर्ड पड़ा। तो उसमें क्या होना था, उसमें साइन होने के बाद उसमें होना था जो डॉलर है वो डेप्रिशिएट होगा, मींस उसकी वैल्यू कम होगी और येन की वैल्यू बढ़ेगी। ये था पूरा अकॉर्ड में। तो वो अकॉर्ड साइन हुए। अब इससे तो जापान को और वेस्ट जर्मनी को लॉस होना था, तो भी उन्होंने साइन किया, बिकॉज वो उनके एलाय थे और वो जापान यूएस के कंट्रोल में थे, जापान और वेस्ट जर्मनी।
जापान में आज भी जो मिलिट्री स्ट्रक्चर है पूरा, और जो पूरी मिलिट्री है वो आज भी यूएस कंट्रोल करता है। 1945 के वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान एंड यूएस की वो ट्रीटी थी, तो वो पूरा कंट्रोल करता है। तो उसके बेसिस पे जापान ने साइन किया वो अकॉर्ड, प्लस जापान को भी था कि मैं इंटरनेशनली मेरा और अस्तित्व बढ़ेगा, ऐसा करके उसने साइन किया अकॉर्ड। अब वो साइन करने के बाद क्या हुआ कि डॉलर डेप्रिशिएट हो गया और येन बढ़ गया। अब डॉलर डेप्रिशिएट हो गया तो वहां पे जो चीजें थी वो सस्ती होने लगी, वहां पे चीजें सस्ती होने लगी तो वहां का लोकल प्रोडक्शन बढ़ा और लोकल मार्केट ग्रो हुआ फिर से। तो यूएस वहां से रिसेशन में बाहर आ गया। फिर 1987 में एक और साइन हुआ कॉल्ड लोवरे अकॉर्ड। लोवरे नाम पड़ा जो फ्रांस में एक म्यूजियम है, वो म्यूजियम के नाम पे ये अकॉर्ड का नाम पड़ा। वो अकॉर्ड क्यों साइन हुआ? बिकॉज डॉलर जो था वो काफी डेप्रिशिएट कर चुका था, जिससे यूएस की इकोनॉमी स्टेबल हो जाए। तो यूएस ने अपनी इकोनॉमी स्टेबल करने के लिए पहले अकॉर्ड लाके डेप्रिशिएट किया, फिर बाद में एक और अकॉर्ड लाके उसको रोक दिया। तो 1987 में अकॉर्ड लाके उसको डेप्रिशिएट करना रोक दिया कि यहाँ से ऊपर अब मुझे नहीं जाना, यहाँ से नीचे मुझे नहीं जाना। तो यूएस ने अपनी इकोनॉमी को वहां पे बचा लिया। इसके साइड इफेक्ट्स आपको जापान में देखने पड़े, बिकॉज एज आप समझ ही गए होंगे कि क्या हुआ होगा। तो जापान में जो इकोनॉमी है वो डाउन हुई, क्योंकि उनका जो इंपोर्ट था, जो उनका एक्सपोर्ट था वो एक्सपोर्ट कम हो गया। अब वो इकोनॉमी डाउन हुई तो वहाँ के रिसेशन स्टार्ट होने लग गए थे धीरे धीरे। तो गवर्नमेंट ने उसको कंट्रोल किया। गवर्नमेंट ने कंट्रोल करने के लिए कुछ फंड अरेंज किए 1987 में। वो फंड से गवर्नमेंट ने सब कंट्रोल करने का ट्राई किया, लेकिन वो एक बबल बनते गया और वो बबल ब्रस्ट हुआ 1990 में। अब 1990 में ये ब्रस्ट हुआ तो उसकी इकोनॉमी गिर गई, वो भी जापान चले गया रिसेशन में। और जापान रिसेशन में फिर आने में उसको 4-5 साल लग गए। इसलिए जो 1985 से 1995 है उसको डार्क एज बोलते हैं जापान की इकोनॉमी के लिए। और यहाँ पे से जापान इकोनॉमिकली वीक हो गया बिकॉज ऑफ द साइनिंग अ सिंगल अकॉर्ड। सो यूएस ने अपनी इकोनॉमी बचाने के लिए अपने जो मोस्ट ट्रस्टेड एलाई है उसकी इकोनॉमी को रिसेशन में डाल दिया। अब उसमें डाला तो तभी था, लेकिन आज भी जापान वो स्पीड से ग्रो नहीं कर पाया है जो स्पीड से वो 1980s में कर रहा था। जो इकोनॉमी इतनी ग्रो हो रही थी, जापान वहां से स्टेगनेंट हो गया है। वहां से उसकी इकोनॉमी वही 1% 1.5% ही बढ़ रही है, जो पहले 10% बढ़ती थी अब कुछ 1-1.5% ही बढ़ती है जापान की इकोनॉमी बिकॉज ऑफ द प्लाजा अकॉर्ड। दूसरा उसमें जापान को फायदा क्या हुआ? जापान को फायदा हुआ कि उसका जो साउथ ईस्ट एशिया का मार्केट था वो खुल गया। अब साउथ ईस्ट एशिया का मार्केट खुलने से जो जापान के प्रोडक्ट्स है वो वहाँ काफ़ी जाने लग गए, तो वहाँ से उसकी इकोनॉमी स्टेबल हुई। बट जो उसकी इकोनॉमी का ग्रोथ था वो पूरा वहाँ पे रुक गया। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ हेनरी किसिंजर वर्ड्स दैट यूएस की जो एनिमी बनना यूएस का वो डेंजरस तो है, लेकिन उसका फ्रेंड होना फेटल है एक के लिए। सो दिस इज हाउ यूएस मैनिपुलेट यू एंड दिस इज हाउ यूएस वर्क्स। सो थैंक यू गाइज। अगर आपको और भी कुछ इंटरेस्टिंग जानना हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। मैं आपके लिए एक फैंटास्टिक वीडियो और लेके आऊंगा और कुछ नए फैक्ट्स लेके आऊंगा जिससे आपको और नॉलेज बढ़े और आपके और करंट अफेयर्स में और आपकी और नॉलेज इसमें बढ़ती जाए। थैंक यू गाइज, नमस्ते, जय हिंद।